हेलो बच्चों, स्टडी सारथी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेताजी का चश्मा। इस कहानी के जो पात्र हैं हवलदार साहब, मतलब हवलदार साहब थे कोई। वो कहीं कस्बे में कहीं उनकी ड्यूटी लगती थी और ड्यूटी जाने के सिलसिले में उनको एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था कि जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। मतलब कस्बा छोटा सा कस्बा था और बहुत सारे एकदम से पक्के मकान भी नहीं थे। मतलब बहुत बड़ा कस्बा नहीं था और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। मतलब उस कस्बे में कुछ मकान थे और छोटा सा कस्बा था और एक बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल भी था, एक लड़कियों का भी स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना भी था और 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। मतलब कस्बा छोटा तो था पर उसमें कुछ कुछ करके सारी सुविधाएं थी थोड़ी बहुत। लड़कों का स्कूल था, लड़कियों का स्कूल था, एक बाज़ार था, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना भी था और ओपन सिनेमा घर थे 2, और एक नगर पालिका भी थी। तो नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। जैसे नगर पालिका का जैसे कि काम होता है सड़कें बनवाना, नालियाँ बनवाना, उन साफ़ सफाई का ध्यान रखना, पेड़ लगवाना, इत्यादि इत्यादि। पानी बहने का जैसे रास्ते से वो करना, व्यवस्था करना, यही सब। तो नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। जो जो उनके काम थे उसमें से कुछ कुछ करती थी। जैसे कि सड़क पक्की करवा दी, कुछ पेशाब घर बनवा दिए राहगीरों के लिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी। कबूतरों की छतरी से यहाँ मतलब जैसे कबूतरों के, चिड़ियों के रहने के लिए कहीं कहीं एक ऐसा बनाया जाता है, जैसे ऊपर घर बना दिया जाता है, जैसे खो टाइप का, छोटा छोटा बॉक्स टाइप का घर उनका चिड़ियों का बना दिया जाता है। कबूतर कबूतर वगैरह के लिए और भी पक्षियों के लिए कि जो उसमें आकर के रह सकें, तो उनके लिए वो भी बनवा देती थी नगर पालिका। और कभी साल में एक कवि सम्मेलन करवा देती थी। तो ये सब काम नगर पालिका करवाती रहती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। इसी नगर पालिका के किसी बोर्ड से या कोई प्रशासनिक अधिकारी आया होगा, तो उन्होंने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पे, जो शहर का मुख्य बाजार था उस कस्बे का, उसके मुख्य चौराहे पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से बिल्कुल हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और बजट उपलब्ध नहीं होने से, कहीं बहुत ज़्यादा बजट उपलब्ध नहीं हो, इस कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। जैसा कि अक्सर होता है, कोई भी सरकारी काम हो, जैसे कि किसी स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा लगवानी हो या कोई भी ऐसा काम हो अगर, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। जैसे कि मूर्तिकार को फाइनल करना, या फिर जो उस काम को करेगा वैसे लोगों की पहचान करना और उसके लिए एप्लीकेशन वगैरह देना। तो इस टाइम में, इस सब काम में इस टाइम बहुत सारा समय लगा होगा और लगता है कि मूर्ति बनाने के लिए जितनी लागत चाहिए उसका अनुमान और बजट उपलब्ध नहीं होगा। तो उन्होंने ये सोचा कि बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। ये सब में समय बर्बाद हुआ होगा और ठीक से अनुमान नहीं होगा बजट का। तो बोर्ड की शासनावधि कहीं समाप्त नहीं हो जाए, तो उससे पहले ही हड़बड़ी में किसी स्थानीय कलाकार को ही चुन लिया होगा और उसको ये काम दे दिया होगा। तो वो स्थानीय कलाकार जो थे, वो अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल, वहाँ एक ही हाई स्कूल था, तो उसके इकलौते ड्राइंग मास्टर, जैसे कि मान लीजिए मोतीलाल जी, मतलब उस जगह के
इकलौते एक ही हाई स्कूल था जो उसमें एक ही ड्राइंग मास्टर भी थे रहे होंगे, ऐसा कल्पना ये करते हैं हवलदार साहब। ऐसा सोचते हैं कि वो रहे होंगे, जैसे कि मान लीजिए उनका नाम मोतीलाल जी था, वो यह काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जब ढूंढा होगा गया होगा उन्हें, तो वो एक ही इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर जो मोतीलाल जी थे, वह दावे कर किए होंगे, उन्होंने दावे किए होंगे कि मैं 1 महीने में ही नेताजी की परफेक्ट मूर्ति बनाकर अच्छी सी मूर्ति बना दूंगा। तो वो मूर्ति बनाकर पटक देने, यहाँ पटक देने का ये मतलब नहीं है कि मूर्ति बनाकर उठाकर पटक कर तोड़ दी। यहाँ पटक देने का मतलब है कि मूर्ति बनाकर और तुरंत सौंप देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नाक से टोपी की नोक से, मतलब टोपी का जो अगला सिरा होता है उस नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची है। मतलब जो नेताजी को टोपी पहनाया गया था मूर्ति में, वहाँ से लेकर के, और जो उनका जो ड्रेस होता है, अक्सर वो दिखे जाते हैं खाकी वर्दी टाइप के, सेना के पोशाक में दिखते हैं, और उनकी तस्वीरें रहती हैं और बनाई भी उसी तरह से जाती हैं, मूर्ति हो या तस्वीरें। तो वो 2 फुट ऊंची मूर्ति थी, जिसमें उनका जैसे कि हाफ टाइप का वो मूर्ति को दर्शाया गया था। इतनी 2 फुट ऊंची थी मूर्ति, जैसे कि कोट के 2 बटन तक, आधे देह तक मूर्ति थी, जिसको बस्ट कहते हैं, और सुंदर थी। सुंदर मूर्ति बनाए थे उन्होंने। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन, फौजी वर्दी में। मतलब जो ड्राइंग मास्टर थे मोतीलाल जी, वो मूर्ति उन्होंने अच्छी बनाई थी, सुंदर सी बनाई थी, और नेताजी मासूम और कमसीन भी दिख रहे थे, फौजी की वर्दी में अच्छे लग रहे थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। नेताजी ने आज़ादी के समय एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा उन्होंने दिया था। तो और दिल्ली चलो, जब वो विदेश में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे, उस टाइम पे उन्होंने वहाँ पे उपस्थित सारे जो भारतीय थे उनको उनका आह्वान किया था, और दिल्ली चलो का नारा दिया था कि दिल्ली चलिए और वहाँ से हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये 2 फेमस नारे उन्होंने दिए थे। और आज़ादी के संग्राम में नेताजी का बहुत बड़ा हाथ था, ये कोई कहने की बात नहीं है, इसको सभी लोग जानते हैं। तो उनको उस मूर्ति को देखकर 2 चीज़ें दिमाग में अंकित हो जाती थी। नेताजी का वही अक्स उभर जाता था और याद आने लगते थे नेताजी। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। मूर्ति इतने सजीव और अच्छे बनाए थे उन्होंने कि उनको देखते ही नेताजी जैसे कि सामने हो और वो नारा दे रहे हों, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस तरह से सजीव मूर्ति दिखती थी। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। वो क्या थी? तो नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। उन मूर्तिकार ड्राइंग मास्टर के बनाए हुए मूर्ति में सब कुछ तो ठीक था, परफेक्ट था, अच्छा था, नेताजी की सजीवता याद दिलाती थी, लेकिन एक चीज़ थी जो कमी थी, और वो खटकती थी कि उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। मतलब चश्मा था पर आर्टिफिशियल था, वो संगमरमर का बना हुआ नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। संगमरमर का फिक्स मूर्ति में, जैसे कि मूर्ति संगमरमर की थी तो चश्मा भी उनको संगमरमर का ही अक्सर बनाया जाता है, पहनाया जाता है, पर इस मूर्ति में वो बात नहीं थी। मूर्ति तो अच्छी थी लेकिन चश्मा जो था वह आर्टिफिशियल था, मतलब ऊपर से पहनाया गया था। एक काले चौड़ा फ्रेम का चश्मा मूर्ति को, सचमुच का चश्मा मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। हवलदार साहब जब इस कस्बे से पहली बार गुजरे थे, और वहाँ एक कस्बे पर एक चौराहा था जहाँ पर वो पान खाने रुके, तभी उनकी नज़र मूर्ति पर गई और मूर्ति को पहनाए गए सचमुच के चश्मे पर गई, और उन्होंने इसको चिन्हित किया कि अरे मूर्ति तो अच्छी है
पर चश्मा जो है वह मूर्ति में फिक्स नहीं है, संगमरमर का बनाया हुआ चश्मा नहीं है, ऊपर से चश्मा पहनाया गया है। और ये सोचकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई होगी कि उन कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, मतलब कौतूहलवश कि मतलब ये क्या दिमाग लगाया है, ये क्या लोगों ने किया है कि चश्मा नहीं संगमरमर का दे पाए, तो देखो इनकी देशभक्ति, देखो कि उन ऊपर से चश्मा पहना दिया है। क्योंकि नेताजी के हर फोटो हर मूर्ति में लगभग चश्मा दिखता ही है, चश्मा वो पहनते थे गोल फ्रेम का। तो कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। इसके बारे में अधिक उत्सुकता जानने को मन उत्सुक था और मुस्कुरा बैठे। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। वाह। और वो सोचने लगे मन में कि ये आइडिया भी ठीक है, संगमरमर का चश्मा नहीं पहना पाया तो क्या, चश्मा तो पहनाया, भले मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा तो रियल है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब यानी कि हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। उनका जीप, वो पान खाए जीप में बैठे और आगे निकल गए। जीप कस्बा भी छोड़ दी और आगे कंपनी की तरफ बढ़ गई। लेकिन हवलदार साहब इन्हीं ख्यालों में उलझे हुए थे, वह मूर्ति के बारे में ही सोच रहे थे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। वो सोचने लगे कि हो सकता है संगमरमर की मूर्ति में संगमरमर का चश्मा किसी कारणवश नहीं दिया गया होगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर लोगों ने इतना तो सोचा कि नेताजी को एक सचमुच का चश्मा ही पहना दिया, तो अच्छा ही कहा जाना चाहिए कि लोगों में देशभक्ति की भावना है और वो इतना सोच रहे हैं, तो सराहनीय ही कहा जाना चाहिए उनका यह प्रयास भी। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। तो ये मन में सोच रहे थे कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, कि मूर्ति पत्थर की है और चश्मा रियल है, इन बातों का नहीं है। मेन है कि वो भावना का महत्व है कि लोगों ने ये सोचा समझा और उनके मन में देशभक्ति जागी कि नेताजी को बिना चश्मे का देखना ठीक नहीं रहेगा, तो उनको चश्मा पहना दे। नहीं तो आजकल कौन देशभक्तों के बारे में और देशभक्ति का भावना रख रहा है और देशभक्तों के बारे में सोच रहा है, ये भी आजकल मजाक की ही चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ये ऊपर इतने सारे तो बात ख्यालात उनके दिमाग में आए, उन्होंने जो कुछ भी सोचा समझा, ये तो ऊपर की बात हो गई जब वह पहली बार गए थे। अब दूसरी बार भी हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। दूसरी बार में थोड़ा अंतर दिखाई दिया, ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। अंतर क्या दिखाई दिया उनको? यही कि चश्मा पहले वाला नहीं था, चश्मा दूसरा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है, मतलब चश्मा बदल दिया गया था। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो मूर्ति में अंतर उनको यही चीज़ दिखाई दिया। देखे तो पाए कि चश्मा तो दूसरा है, पहले कोई और चश्मा था, अभी कोई और चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा, उनके जानने की उत्सुकता और बढ़ी। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब उनके मन में एक कौतूहलवश उत्सुकता बढ़ी कि क्या, वाह भाई, अब मूर्ति तो पत्थर की बन गई तो कपड़े तो बदल नहीं सकते उसके उनके, तो चलो चश्मा तो बदल ही सकते हैं, चश्मा ही बदल दिया जाए। तो ये दूसरी बार की बात हो गई। दूसरे बार में चश्मा बदला हुआ दिखाई दिया। तीसरी बार जब वह उधर से गुजरे, क्योंकि उनका आना जाना उस कस्बे से ही होता था, वह कस्बे से गुजर कर ही अपनी कंपनी में जाते थे जहाँ उनकी ड्यूटी रहती थी। तो तीसरी बार वो गुजरे उधर से, फिर नया चश्मा था, फिर वो भी चश्मा बदला हुआ था। पहले बार में कुछ कोई और चश्मा था, पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था। दूसरी बार में तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था और अब तीसरी बार में नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। हवलदार साहब की जैसे आदत सी पड़ गई हो, वो उधर से जब भी गुजरते थे तो हर बार गुजरते ही थे कस्बे से,
तो गुजरते समय उसी चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति को बड़े ध्यान से देखते थे कि इस बार क्या चेंजिंग है, इस बार क्या बदला है चश्मे को लेकर। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया। दुर्दमनीय मतलब कि जो बर्दाश्त के बाहर हो जाए, जिसको दमन करना दुष्कर हो जाए, मतलब जिसको दबाना मुश्किल हो जाए। तो जब उनका उत्साह मतलब दबाने से बाहर हो गया, मुश्किल हो गया उत्साह को दबाना, तो उन्होंने जहाँ पर वो पान खाते थे जिस दुकान से, उस पान वाले से पूछ लिए कि अरे भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? क्या भाई, क्या कारण है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। वह मोटा था, काला था और खुशमिजाज था। बच्चों, ये जो पान वाले का किरदार है, वो काला, मोटा, खुशमिजाज आदमी था, कैसा था, यह आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर यह पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो हो सकता है इस बार भी कहीं आए कि पान वाले का किरदार कैसा था, उसकी शख्सियत कैसी थी, आपको वर्णन करने के लिए या बताने के लिए क्वेश्चन आए कि बताइए कि पान वाले की शख्सियत कैसी थी, पान वाले का किरदार कैसा था। तो आप ये ध्यान में रखिएगा ज़रूर। तो पान वाला एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। आंखों ही आंखों में हंसना होता है कि जैसे कि हम मुस्कुराते हैं या मन में हंसते हैं तो वो चीज़ आंखों में दिख जाता है। जैसे चेहरे पे मुस्कान आती है या जब हंसी आती है दबी दबी सी, तो आंखें भी कुछ कुछ उस तरह की एक्ट करने लगती हैं कि जैसे इंसान को हंसी आ रही है मन ही मन। तो वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, मतलब अंदर ही अंदर हंसा। तो मोटा तो था ही, तो हंसने पर मोटे लोगों का अक्सर बॉडी हिलता है किसी का भी, पर उसका थोड़ा, मतलब मोटे लोगों का थोड़ा पेट ज़्यादा हिलता है। इस तरह से मैं नहीं कह रही हूँ, सबका ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसमें ये चीज़ बताया है। मैंने जो अभी कहा है इसको आप पर्सनली मत लेना, आप लोग ये मत समझना मैम क्या बोल रही हैं। तो मैं नहीं कह रही हूँ, अक्सर ऐसा होता है। तो आंखों आंखों में हंसा और ये दबी दबी हंसी के कारण तोंद उनकी थोड़ी सी थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला। बच्चों, नेताजी का चश्मा का जो ये कहानी है वह आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, और आगे की कहानी जो बची हुई है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। तब तक के लिए धन्यवाद।